डियर स्टूडेंट्स, हम विश्व के प्रमुख संविधानों की श्रेणी में स्विट्ज़रलैंड के संविधान की हम इस समय चर्चा कर रहे हैं। आज हम स्विट्ज़रलैंड की जो व्यवस्थापिका है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि व्यवस्थापिका की शक्तियाँ क्या हैं, व्यवस्थापिका का वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में गठन कैसे होता है। कि स्विट्ज़रलैंड में जो सर्वोच्च विधायिका शक्ति है वो वहाँ संघीय सभा नामक एक द्विसदनीय व्यवस्थापन निकाय में निहित है, जिसमें दो सदन होते हैं, एक राष्ट्रीय परिषद और एक राज्य परिषद। संविधान में ये कहा गया है कि सर्वोच्च वो जनता के अधिकारों और कैंटनों के अधिकारों के प्रतिबंध के साथ साथ राज्य मंडल की सर्वोच्च शक्ति इसी संघीय सभा में विद्यमान होती है। केंद्रीय शासन में संघीय सभा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। इस सभा द्वारा पारित किसी भी कानून को संघीय कार्यपालिका अथवा संघीय न्यायाधिकरण अवैध घोषित नहीं कर सकते। तो विश्व में यदि कोई शक्तिशाली व्यवस्थापिका हमें दिखाई देती है तो वो स्विस व्यवस्थापिका हमें दिखाई देती है। तो इसे स्विस संघीय सभा की क्या क्या विशेषताएं हमारे सामने हैं। स्विस संघीय सभा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनको हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहली है शासन का सर्वोच्च अंग, कि इंग्लैंड की जो संसद है उसको छोड़कर संसार की कोई भी ऐसी देश की व्यवस्थापिका इतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी कि स्विट्ज़रलैंड की संघीय सभा है। स्विस संघीय सभा संविधान के अनुसार शासन का सर्वोच्च अंग होती है। हम देखते हैं कि अमेरिका के जो शासन में है, संविधान में शासन के जो तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, वो समान सत्ताधिकारी है। उनमें से किसी भी एक को अन्य दो पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत में भी सर्वोच्चता संसद के पक्ष में नहीं है, क्योंकि संसद द्वारा निर्मित जो कानून हैं उनको न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। तो अमेरिकी कांग्रेस भी जब कानून बनाती है तो उस कानून को राष्ट्रपति भी वीटो कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय भी उसकी वैधता की जांच कर सकती है। तो मतलब दोनों देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे जहाँ संघीय व्यवस्था है, चाहे हम अपने देश भारत में देखें, दोनों में ही जो कार्य व्यवस्थापिका है वो इतनी शक्तिशाली नहीं है। लेकिन स्विस जो संघीय सभा है, व्यवस्थापिका है, वो न तो कार्यपालिका का पर उसका कोई अंकुश है और न ही सर्वोच्च न्यायालय का इस संघीय सभा पर कोई अंकुश है। स्विस संघीय सभा की सत्ता पर यदि कोई प्रतिबंध है तो वो किसका है? जनता और कैंटनों के अधिकारों का है। तो एक कि शासन का सर्वोच्च अंग है, ये इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है, समानपदी द्विसदनीय व्यवस्थापिका, कि स्विस संघीय सभा के जो दोनों सदन हैं, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद, अपने अपने अधिकारों और शक्तियों में बिल्कुल समान हैं। जैसे हम देखते हैं कि दूसरे देशों की प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, चाहे वो इंग्लैंड की हो, चाहे वो अमेरिका की हो और चाहे वो भारत की हो, सबकी व्यवस्थापिका में दोनों सदन शक्तिशाली नहीं होते। कोई एक सदन शक्तिशाली होता है, दूसरे सदन की शक्तियाँ उसकी पहले सदन की तुलना में कम होती हैं। लेकिन स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका में व्यवस्थापिका की भी विशिष्ट है। संसद में वही एक ऐसी व्यवस्थापिका है पूरे संसार में जो कि जिसके ऊपर ऊपरी सदन की शक्ति निचले सदन की जो शक्ति है उसके बिल्कुल बराबर है, मतलब किसी भी तरह का उसमें ऊपर नीचे नहीं है। और एक और विशेषता है विरोधी दल का अभाव, कि स्विट्ज़रलैंड में संघीय सभा में उस प्रकार का विरोधी दल नहीं होता जिस प्रकार के अन्य देशों में हमें दिखाई देता है। संघीय सभा में सदस्य दलीय आधार पर वहाँ नहीं बैठते, बल्कि एक सदस्य के रूप में वो वहाँ पर बैठते हैं। और एक और विशेषता है विधेयकों का एक साथ दोनों सदनों में रखा जाना, कि स्विट्ज़रलैंड में विधानमंडल की विशेषता है कि दोनों जो विधेयक होता है वो दोनों सदनों में एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। और ऐसा इस उद्देश्य से किया जाता है कि दोनों सदन एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से उस पर विचार कर सकें और उन्हें पर्याप्त समय मिल सके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता मान सकते हैं हम उसकी। और एक है उच्च स्तर के वाद विवाद, कि स्विट्ज़रलैंड में विधानमंडल में जो वाद विवाद होते हैं वो बड़े ही उच्च स्तर के होते हैं। बड़े संयत भाषण वहाँ दिए जाते हैं। वाद विवाद का स्तर
बहुत नीचे नहीं होता, समस्त कार्य शांतिपूर्ण तरीके से किए जाते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट हो, नारेबाजी हो, शेम शेम जैसा कि हमारे यहाँ की व्यवस्थापिकाओं में दिखाई देता है, इस तरह के शब्द वहाँ शायद ही कभी सुनने को मिले हों। उनके सदस्य बहुत ही योग्य और सुशिक्षित होते हैं और स्विस लोगों के लिए राजनीति एक गंभीर कार्य है, खेल नहीं है। हमारे यहाँ पर तो राजनीति को खेल बना रखा है, जबकि वहाँ पर राजनीति एक ऐसा गंभीर कार्य है जिसमें हमें जनता की सेवा करनी होती है और उच्च मापदंड स्थापित करने होते हैं। तो विश्व का सर्वाधिक गंभीर रूप से कार्य करने वाला ये सदन हम इसको मान सकते हैं। एक और विशेषता है शांत और गंभीर वातावरण कि संघीय सभा संसार की सबसे अधिक सुचारू रूप से काम करने वाली संस्था कही जाती है। वह अपना कार्य चुपचाप करती रहती है, उसकी कार्रवाई बड़ी शान और गंभीरता से चलती है और वहाँ बुरे दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ पर भारत में हम देखते हैं कि राज्यसभा और जब संसद में किसी भी विषय पर बहस होती है तो आपस में सदस्य खड़े हो जाते हैं, जो सदन की गरिमा है उसको नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। एक और विशेषता है विविध भाषाओं का प्रयोग करना। वहाँ पर जो सदन है उसमें विविध भाषाओं का पूर्ण प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर संसदीय कार्यप्रणाली में जर्मन, फ्रेंच, इटालियन भाषा का समान रूप से वहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। तो ये तो थी संघीय सभा की कुछ विशेषताएं कि क्यों हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संघीय सभा को पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि संघीय सभा का गठन कैसे किया जाता है। कि संघीय सभा में दो सदन हैं, एक राष्ट्रीय परिषद और एक राज्य परिषद। तो हम दोनों का अलग अलग गठन देखेंगे कि किस तरह उनका गठन किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय परिषद का गठन, जो कि उच्च सदन कहलाता है। कि इसकी जो रचना है, संघीय सभा के दोनों सदनों में से राष्ट्रीय परिषद बड़ी होती है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार प्रति 24,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि इस सभा के लिए चुना जाता है। 12,000 से अधिक जनसंख्या के शेष अंश के लिए भी एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है। यदि किसी कैंटन और अर्ध कैंटन की संख्या इससे भी कम है तो भी उन्हें एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। इस समय वहाँ पर राष्ट्रीय परिषद की जो सदस्य संख्या है वो 200 है। चुनाव कैसे होता है उनका? स्विट्ज़रलैंड में 20 वर्ष से अधिक आयु वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को वोट डालने का अधिकार होता है। पूर्व में स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन बाद में स्त्रियों को भी ये अधिकार दिया गया। पादरी, संघीय सभा के कर्मचारी, संघीय परिषद और राज्य परिषद के सदस्य इस सदन का चुनाव नहीं लड़ सकते। कौन कौन सदस्य चुनाव लड़ने के योग्य होता है? 20 वर्ष का आयु का कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी बन सकता है। गुप्त मतदान होता है इसके लिए, और इसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक कैंटन एक निर्वाचन क्षेत्र होता है जिसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए विविध दल अपने अपने प्रत्याशियों की सूची प्रस्तुत करते हैं और प्रत्याशी व्यक्तिगत हैसियत से नहीं बल्कि दलीय हैसियत से चुनाव लड़ते हैं। प्रत्येक सूची में उतने ही नाम होते हैं जितने सदस्यों का निर्वाचन उस कैंटन से किया जाना होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग उन कैंटनों में होता है जिनमें एक से अधिक सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सदस्यों का राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है। सूची प्रणाली के आधार पर होता है। कार्यकाल क्या है कि राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष है। इंग्लैंड और भारत की भांति कार्यपालिका समय से पूर्व वहाँ पर संघीय परिषद का विघटन नहीं कर सकती। स्विट्ज़रलैंड में संघीय सभा के दोनों सदन केवल 4 वर्ष से पूर्व उसी स्थिति में भंग किए जा सकते हैं जब एक सदन संविधान के पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव पारित करे और दूसरा सदन उसका विरोध करे या उससे सहमत न हो, या स्विस जनता जनमत संग्रह के आधार पर संशोधन से सहमति प्रकट कर दे कि एक सदन उस पर विश्वास प्रकट कर रहा है, दूसरा सदन नहीं हो रहा है, तो उसको भंग करके चुनाव हो सकते हैं। अन्यथा 4 वर्ष तक वो अपना कार्य करती है। प्रतिवर्ष मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में इस सदन की बैठकें होती हैं
राष्ट्रीय परिषद अपने अधिवेशन स्वयं बुलाती है। राष्ट्रीय परिषद की बैठकों के लिए गणपूर्ति कुल जो सदस्य संख्या है उसका बहुमत रखी गई है कि जैसे 200 सदस्य संख्या है तो कम से कम 102 सदस्य कम से कम होंगे तो ही सदन की बैठक होती है। इसमें सब सदस्य बहुमत से लिए जाते हैं, सब निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। राष्ट्रीय परिषद में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है जो कि प्रतिवर्ष चुना जाता है। वहाँ पर जो व्यक्ति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर है अगले वर्ष उसको निर्वाचित नहीं किया जाता बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित किया जाता है। अध्यक्ष का काम क्या है? राष्ट्रीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, सदन की अनुशासनपूर्ण उसको चलाना। वो एक सामान्य सदस्य की तरह मत दे सकता है परंतु निर्णायक मत भी दे सकता है, परंतु एक साथ 2 मत नहीं दे सकता। वो दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष ही करता है। अध्यक्ष को कोई वेतन नहीं दिया जाता क्योंकि और इसलिए हम कह सकते हैं कि वो अमेरिकी स्पीकर की तरह शक्तिशाली नहीं होता और ब्रिटिश स्पीकर की तरह उसके गरिमा नहीं होती। फिर भी ये पद बहुत महत्व का पद है। राष्ट्रीय परिषद के जो सभापति है उसका प्रभाव और उसकी शक्ति उनके समान नहीं है, लेकिन फिर भी आदर उसको मिलता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसके कार्यों को संपादित करता है और सामान्यतः अगले वर्ष जो उपाध्यक्ष होता है इस वर्ष का वही अगले वर्ष उपाध्यक्ष होता है। वेतन और भत्ते क्या क्या होते हैं कि राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को कोई वेतन निश्चित नहीं होता, परंतु परिषद के अधिवेशन काल में उन्हें कुछ भत्ते दिए जाते हैं ताकि वो सदन की कार्रवाई में आवश्यक रूप से उपस्थित हों। वाद विवाद का स्तर क्या होता है? हमने अभी पहले चर्चा की थी कि ये जो सदन है वो गरिमा के आधार पर चलता है इसके अधिवेशन, इसलिए वाद विवाद का जो स्तर होता है वो भी गरिमापूर्ण होता है। यहाँ पर कोई जोशीले भाषण नहीं होते, सदन में सदस्य एक दूसरे की व्यर्थ आलोचना नहीं करते, संयम से बोलते हैं। सदन में जर्मन, फ्रेंच और इटालियन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। सदन में स्थान सत्तारूढ़ और विरोधी दल के हिसाब से नहीं लगाए जाते बल्कि सदन में सदस्य अपने कैंटन और जिले के अनुसार बैठते हैं। तो ये है वहाँ की राष्ट्रीय परिषद जो कि जो बड़ा सदन है उसके गठन के बारे में। अगले जो व्याख्यान है उसमें हम संघीय सभा के जो दूसरा सदन है राज्य परिषद और संघीय सभा की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।